Hello guys, welcome to our channel part 8 of Rebirth of Fire Girl. Chapter 53 मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। इरा और बेली इस वक्त इटली के किसी होटल में रुकी थी क्योंकि सफ़र से आए हुए कुछ ही देर हुआ था, इसलिए फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है। फिलहाल बेली उसके रूम में थी लेकिन उसका कमरा दूसरा था। बेली जानती थी जिसने उसके सिबलिंग्स को किडनैप किया है उसे अब तक शायद पता चल गया होगा कि बेली इटली में है, इसलिए वो इरा से सब कुछ डिस्कस करना चाहती थी। इरा के वॉशरूम से बाहर आने के बाद बेली उससे डिस्कस करने के लिए बुलाती है। इरा बेली के पास वाले सोफे पर बैठते हुए कहती है, पहले तुम मुझे शुरू से सब बताओ कि किसने तुम्हारी फैमिली को मारा और तुम्हारे भाई बहन को किडनैप किया, और उसके पास कितनी पावर है जो तुम भी उससे अकेले नहीं भीड़ सकती। बेली इरा का सवाल सुन उसे बताती है, मेरे दादाजी ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्टेड किया था जो मेरे बड़े पापा थे। वो काफ़ी अच्छे थे, इसलिए दादाजी जी ने रिटायर के बाद कंपनी का सीईओ उन्हें बना दिया, जिसके कारण मेरे डैड उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए बड़े पापा के सीईओ बनाने के कुछ टाइम बाद ही डैड ने उनको मरवा दिया, लेकिन किसी को नहीं पता था ये सब डैड ने किया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद बड़े पापा के बेटे यानी कि मेरे बड़े भाई को कुछ सबूत मिला जिससे हमें पता चला उनको डैड ने मरवाया है, और तब से ही हमारी पूरी फैमिली डैड से अलग रहती थी और डैड भी पता नहीं कहाँ चले गए थे। हम नहीं जानते थे या फिर ए कहे हमने कभी ए जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ दिन पहले ही हमें पता चला था डैड इटली के किसी माफिया के साथ काम रहे हैं। साथ ही उनकी नज़र हमारी फैमिली प्रॉपर्टी पर है जो हम भाई बहनों के नाम पर है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं उस टाइम जापान में थी अपने मिशन के लिए, और जब मैं आई तो मुझे पता चला डैड ने सबको मरवा दिया और मेरे भाई बहन को किडनैप कर लिया। इसलिए मैंने अपने भाई बहन को बचाने के लिए यहाँ इटली आई थी, लेकिन मैं उन तक पहुँच भी नहीं पाई थी। उससे पहले ही उसने मेरे सभी साथी को काफ़ी घायल कर दिया था और मजबूरन मुझे वापस इंडिया जाना पड़ा, वरना वो मुझे भी किडनैप कर सारी प्रॉपर्टी लेकर मुझे मेरे भाई बहन को मार देता। बेली काफ़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर को मारने वाला उसका फादर ही था, और अब उसे और उसके भाई बहन को भी मार सकता है, बस किस लिए? कुछ प्रॉपर्टी के लिए। इरा बेली की बात सुन कुछ सोचते हुए कहती है, जहाँ तक तुमने मुझे बताया उसके हिसाब से उनके पास पावर और प्रॉपर्टी भी काफ़ी है, तो फिर तुम्हारे डैड को तुम लोगों की प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? माना कि तुम्हारी फैमिली इंडिया की 10 रिच फैमिली में आती है, लेकिन तुम्हारे डैड के लिए कुछ नहीं है। बेली इरा की बात सुन कहती है, जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, जो तुम सोच रही हो वो सच है, बात इतनी सी नहीं है, कुछ ऐसा ही जो डैड को चाहिए। इरा बेली की बात सुन उससे से पूछती है, क्या है ऐसा? तो बेली कहती है, लगभग 2 साल पहले मुझे पता चला था दादाजी की जो तिजोरी है उसमें कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए। भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक दिन दादाजी को मैंने हमारे घर के तहखाने में जाते हुए देख लिया, तो मैंने उनका पीछा किया, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकी क्योंकि वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी थी जिसका तोड़ मुझे पता नहीं था। बस जब वो अंदर जा रहे थे मैंने उनके मुँह सब कहते सुना था। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मैं उस सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर पाए। इरा बेली की बात सुन सोच में पड़ जाती है, आखिर ऐसा क्या है जो इतने सिक्योरिटी में रखा है। लेकिन फिलहाल इस बात को छोड़ इरा बेली से कहती है, अगर वो सिक्योरिटी इतनी ही टाइट है तो तुम्हारे डैड कैसे उस तक पहुंचेंगे? बेली कहती है, इसलिए वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करना चाहते हैं जिससे वो उस सिक्योरिटी को ब्रेक करने का तरीका ढूंढ सके, क्योंकि शायद इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। वो टाइम उन्हें तभी मिल सकता है जब वो जगह उनकी हो। इरा बेली की बात समझ जाती है, इसलिए अब वो दोनों ही आगे का प्लान डिस्कस करने लगते हैं। लगभग 2 घंटे बाद बेली इरा के रूम से जाती है। इरा दरवाज़ा बंद करने डोर के पास जाती है। वो डोर बंद करने वाली थी तभी उसे किसी की झलक नजर आती है जिसे देख वो हैरान थी। वो कंफर्म करने के लिए कि जो उसने देखा था क्या वो सच में वही थी, रूम से बाहर निकल जाती है और उस जगह जाती है जहां उसने झलक देखा था, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता है। इसलिए अपने खुद से कहती है, क्या मुझे सच में वहम हुआ था या फिर सच में मैंने क्यारा को देखा था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसकी सारी जांच की है, वो अभी भी लॉकअप में बंद है। लगता है मुझे वहम ही हुआ था, कुछ ज़्यादा ही काम रही हूँ। इसलिए इरा फिर अपने रूम में जाके सो जाती है क्योंकि उसके बाद शायद ही उसे सोने का मौका मिले। वही उसी जगह जहां इरा ने क्यारा को देख था, जिसे वहम समझ इरा ने इस बात को छोड़ दिया था, वहां से एक परछाई बाहर निकलती है जो और कोई नहीं क्यारा थी जो जेल से निकल चुकी थी।
क्यारा इरा के रूम को देख कहती है, पिछली बार मैंने होनी बेवकूफ़ी में खुद को फंसा लिया था और तुम्हें बस एक मामूली लड़की समझा था जिसे बेवकूफ़ बनाना आसान था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था जिस डार्क मून सभी डरते हैं वो तुम हो। काफ़ी अच्छे से अपनी पहचान छुपाई थी तुमने, लेकिन कोई बात नहीं, जो तकलीफ़ तुमने मुझे उस लॉकअप में दिया था उसका 100 गुना मैं तुम्हें वापस करूंगी, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। काफ़ी सारे लोग तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इस बार तो कोई ऐसा है मेरे साथ जिसे देख तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। हा 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 हा। क्यारा वहाँ खड़ी इरा की होने वाली बर्बादी पर हंस रही थी, तभी उसे किसी का फ़ोन आता है जिसे उठाते हुए क्यारा कहती है, चिंता मत करी, इस बार वो हमारी जाल में ज़रूर फंसेगी, आखिर तुम जो साथ हो। फिर उधर से कुछ कहा जाता है जिस पर फिर क्यारा कहती है, हम बस कल तक, फिर जो हमरा है वो हमें मिल जाएगा। क्यारा कॉल कट कर वहाँ से चली जाती है। इंडिया में कृष्ण इस वक्त उसी बीच पर थी जहाँ वो पहले इरा के साथ आई थी। वो वहाँ खड़ी खुद से बात कर रही थी, कबीर आपको सच में लगता है जो आपने किया था मैं उसे भूल आपके साथ रहूंगी? बिल्कुल नहीं, शायद आप अभी तक मुझे सही से जान नहीं पाए हैं। मैं अब वो नहीं रही जो आपके आगे पीछे घूमती थी। जो आपने मेरे साथ किया है न उसे मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूंगी, इसका हर्जाना तो आपको देना ही होगा। कृष्णा अपनी सोच में गुम थी, तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके साथ खड़ा है। वो अपने सर बगल में घूमती है, उसे निर्भय दिखता है जो बिना कुछ कहे वहाँ खड़ा आती जाती लहरों को देख रहा था। फिर वो भी कृष्णा की तरफ देखता है। कृष्णा निर्भय को देख पूछती है, तुम यहाँ, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? उसकी बात सुन निर्भय कहता है, मैं तो बस यूं ही यहाँ आया था और तुम मुझे दिख गई तो तुम्हारे पास चला आया। निर्भय काफ़ी सफाई से कृष्णा से झूठ बोल देता है कि वो वहाँ उसके लिए नहीं आया था। कृष्णा को निर्भय की बातें सच लगती है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोचती, फिर अपने सोच में गुम हो जाती है, जिसे देख निर्भय ही कृष्णा से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे चेहरे पर बाजा क्यों बजा है? कृष्णा निर्भय की बात सुन उसे घूर कर देखती है और फिर से समुंदर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं बस परेशान हूँ और कुछ नहीं। निर्भय कृष्णा का हाथ पकड़ वहाँ पास में रखे चेयर पर बैठा देता है, साथ में वो भी उसके बगल वाले चेयर पर बैठ जाता है और कृष्णा की आंखों में देखते हुए कहता है, बोलो क्या प्रॉब्लम है, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कृष्णा तो निर्भय का रूप देख थोड़ी हैरान थी, क्योंकि वो उसे काफ़ी अच्छे से जानती है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे वो अभी बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर निर्भय की बात सुन वो निर्भय से कहती है, चाहे मैं जो भी तुमसे मदद मांगूं तुम मेरी मदद करोगे? निर्भय अपना सर हाँ में हिलाता है, जिसे देख कृष्णा उसे कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। कृष्णा की बात सुन निर्भय बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता आखिर वो क्या जवाब दे। कृष्णा निर्भय का रिएक्शन देख कहती है, देखो तुमने खुद कहा था तुम मेरी मदद करोगे तो पीछे हटने की कोशिश मत करना। निर्भय कृष्णा की बात सुन अपने होश में आता है, वो हड़बड़ाते हुए कृष्णा से कहता है, क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है तुम चाहती हो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं? कृष्णा निर्भय को ऐसे बेहव करते देख उसे शांत करते हुए कहती है, अरे मैं बस तुम्हारी मदद मांग रही हूँ, कोई सच में थोड़ी कह रही तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। निर्भय कृष्णा की बात असमंजस में पूछा है, मतलब? कृष्णा निर्भय को समझते हुए कहती है, मुझे कबीर से डाइवोर्स चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्या सोच रहा है। पहले तो खुद ही उसे मुझसे अलग होना था और अब खैर छोड़ो, मुझे बस उससे अलग होना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बोलो करोगे मेरी मदद? कृष्णा अपना हाथ निर्भय से सामने करते हुए कहती है। निर्भय कृष्णा की बात सुन फिर उसके हाथों को देख उस पर अपने हाथ को रख वादा करते हुए कहता है, मैंने कहा था न मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ टाइम तक बात करने के बाद दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। चैप्टर 54 क्रॉसबो इटली। रात का वक्त शहर से दूर एक फार्म हाउस जो काफ़ी आलिशान था, जिसे देख कोई भी कह सकता है फार्म हाउस जरूर किसी बड़े बिजनेसमैन का होगा, लेकिन उस फार्म हाउस की सिक्योरिटी काफ़ी हाई थी। हर तरफ बॉडीगार्ड खड़े थे फार्म हाउस के बाउंड्री के अंदर, और बाहर बॉडीगार्ड खड़े उस हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उस फार्म हाउस से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। हम सिक्योरिटी काफ़ी हाई है और वो फार्म हाउस भी काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है, क्या है तुम्हारे डैड का है? पेड़ के नीचे खड़ी बेली अपना सर ऊपर करती है। ऊपर पेड़ पर इरा एक हाथ से दूरबीन और दूसरे से पेड़ की टहनी पकड़े पेड़ पर खड़ी थी। इरा दूरबीन से उस फार्म हाउस को देख रही थी। बेली इरा को जवाब देती है, इन सिक्योरिटी को काम मत आकाना, अपने फील्ड के बेस्ट है।
इरा पैड पर खड़ी अब भी दूरबीन से फार्म हाउस को देख रही थी। वो वहीं से बेली को जवाब देती है, तो क्या यही वजह थी कि तुम लोग इसके अंदर नहीं जा सके? बेली इरा का सवाल सुन कुछ नहीं कहती है, जिस पर इरा को समझ आ जाता है वो सही है। बेली फिर से इरा से कहती है, तुम्हें पता है इन बॉडीगार्ड को क्या कहते हैं? राक्षस। राक्षस कहते हैं इनसे तुम मार्शल आर्ट से नहीं जीत सकती। इन्हें बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। इरा बेली की बात सुन परेशान होने की जगह मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसकी मुस्कान कोई नॉर्मल मुस्कान नहीं थी। वो खुद से कहती है, राक्षस हम इंटरेस्टिंग, भले ही वो राक्षस हो लेकिन उनकी बॉडी अभी भी इंसानी ही है। इरा इतना कह सीधे उस पैड से जंप मारकर जमीन पर उतर जाती है और दौड़ते हुए बेली से कहती है, मेरा पीछा करो। इरा दौड़ते हुए अपने पीछे टांगे बैग से एक क्रॉसबो निकलती है। एक ऐसा वेपन था जिसके ट्रिगर दबाने पर एक साथ 5 सुई जैसी नुकीली चीज उससे निकलती थी, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें जहर है जो बॉडी को छूते ही उस इंसान को 10 सेकंड में मार सकता है। इरा क्रॉसबो को बॉर्डर के बाहर खड़े गॉड पर निशाना लगाती है जो बिल्कुल परफेक्ट उसे दिल के पास जाके लगता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। ऐसी ही इरा बस कुछ ही टाइम में बाहर खड़े सभी गॉड को मार देती है। क्योंकि इरा काफ़ी तेज थी इसलिए उन गॉड को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए अंदर के बॉडीगार्ड को कुछ पता नहीं चला। लेकिन इरा जानती थी अंदर तो बाहर से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड थे, जिसे मरना अकेले इरा के लिए काफ़ी मुश्किल था। इसलिए वो अपने लेफ्ट हैंड में एक वॉच था उसका साइड बटन प्रेस करती है और फिर वही एक पैड के पास खड़ी हो जाती है। कुछ ही टाइम में वहाँ इरा के मून ग्रुप के सीक्रेट बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वो लगभग 50 के आसपास थे। इरा उन सभी को कुछ इंट्रैक्शन देती है जिसे समझ वो सारे बॉडीगार्ड किसी बहुत की तरह गायब होकर उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। कोई सीधे गेट से जा रहा था, कोई बाउंड्री से कोई एक पैड से दूसरे पैड के सहारे और कोई सीधे जंप कर बाउंड्री पर कर रहा था। लगभग 2 मिनट बाद बेली इरा के साथ उस फार्म हाउस के गेट के पास से अंदर जाती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देख बेली की आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो आंखें फाड़े कभी इरा को तो कभी उसे बॉडीगार्ड को देखती है, क्योंकि सामने सारे बॉडीगार्ड की लाशें थी जो इरा के बॉडीगार्ड द्वारा मारे गए थे। उन सबको देख साफ पता चल रहा उन सभी को जहर से ही मारा गया था। बेली अपना सर नम हिलाते हुए कहती है, राक्षस ए नहीं तुम सब हो। फिर इरा के क्रॉसबो की तारफ देखते हुए कहती है, ए वेपन तो मैंने कभी नहीं देखा, तुम तो कुछ और इस्तेमाल करती हो। इरा अपने क्रॉसबो को देखते हुए कहती है, हाँ बस कुछ दिन पहले ही बनाया गया है। इरा के पास दूसरे कंट्री के बेस्ट फोजर है जो उसे और उसके टीम मेंबर के लिए बहुत ही खतरनाक वेपन बनाते हैं। और ए मून ग्रुप की खासियत है क्योंकि वो हमेशा अलग अलग तरह के वेपन का इस्तेमाल करते हैं। इरा अपने बॉडीगार्ड को सब कुछ साफ करने को कहती है और बेली के साथ फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। वो फार्म हाउस सच में काफ़ी आलीशान था, लेकिन उसके अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा था, जैसे कि वहाँ कोई रहता ही नहीं हो। इरा और बेली हर तरफ नज़र दौड़ाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तब तक इरा के बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं, जिसे इरा उस पूरे फार्म हाउस को चेक करने को कहती है। कुछ देर तक पूरे फार्म हाउस को देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिस पर इरा बेली को कहती है, क्या सच में तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही थी? बेली बस अपना सर हिला देती है क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था। तभी एक बॉडीगार्ड दौड़ते हुए इरा के पास आता है और इरा से कहता है, बॉस नीचे कुछ है। बेली और इरा दोनों ही उस बॉडीगार्ड के पीछे चले जाते हैं। वो तीनों बेसमेंट में जाते हैं जहां हल्का सा रोशनी नजर आ रहा था। उसी रोशनी में उन तीनों को 2 लोग नीचे बेहोश मिलते हैं, जिसे देखते ही बेली पहचान जाती है उसके ही भाई बहन है। इसलिए वो दौड़ते हुए वहां चली जाती है और उन दोनों को उठते हुए कहती है, भाई उठो अनु, बच्चा आंखें खोले, भाई अनु प्लीज उठ जाओ। बेली रोते हुए दोनों को उठाने की कोशिश करती है। तभी इरा उसके पास जाके कहती है, बेली शांत हो जाओ, शायद दोनों बेहोश है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, अभी ठीक है। इरा फिर अपने और कुछ बॉडीगार्ड को बुलाकर उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाने को बोलती है और अपने बॉडीगार्ड को भी फिलहाल वहां से चले जाने को बोलती है क्योंकि अभी उनका कोई काम नहीं था। फिर बेली और इरा दोनों ही हॉस्पिटल जाती है, जहां जाके पता चलता है नीरज जो बेली का भाई था और उसकी बहन अनु ठीक है, बस कुछ कमजोरी है। इरा बेली को वही रहने का बोल उसके लिए कुछ लाने के लिए कैंटीन की तरफ जाती है। वो कॉरिडोर से जा ही रही थी, तभी कोई उसके पीछे से उसके सर पर किसी चीज से तेज वार करता है, जिससे इरा का सर चकरा जाता है। लेकिन वो अभी भी बेहोश नहीं हुई थी, इसलिए वो पीछे मुड़
कर देखती है तो वहाँ क्यारा खड़ी एक ईविल स्माइल कर रही थी। इरा अपनी पूरी ताकत लगाकर क्यारा का गला पकड़ लेती है, जिसे तो क्यारा का दम ही घुटने लगता है। क्यारा काफ़ी कोशिश करती है इरा का हाथ अपने गले से हटाने का, लेकिन इरा की पकड़ ढीली होने की जगह मजबूत हो जाता है। तभी कोई इरा के पीछे जाके उसके गले में एक सुई लगा देता है, जिसके असर में इरा की पकड़ ढीली हो जाती है और इरा बेहोश हो जाती है। वही क्यारा अपना गला रगड़ते हुए कहती है, थैंक गॉड तुमने आके इस बिच को बेहोश कर दिया, वरना मैं स्वर्ग पधार गई होती। जिस पर सामने खड़े इंसान ने मुस्कुरा दिया। इंडिया इरा के दोस्त मोना, मनन, नील और ईशानी अपने क्लास में बैठे थे, लेकिन उनका मन नहीं लगता। आखिर इरा जो नहीं थी। ईशानी थोड़ा उदास होते हुए कहती है, यार एक हफ्ता बीत गया लेकिन अभी तक इरा वापस नहीं आई, कॉल करो तो उठती नहीं, बस मैसेज से जवाब देती है कि अभी बिजी हूँ। इतना भी क्या बिजी कि एक कॉल न कर सके। जिस पर मनन भी थोड़े गुस्से में कहता है, सब उस बेली की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से आज बडी हमारे साथ नहीं है। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, क्यों ना हम बडी को सरप्राइज देने इटली जाए, देखना पक्का वो हमें देख खुश हो जाएगी। मोना, नील और ईशानी को मनन का आइडिया सही लगता है। वो पहले भी जाना चाहते थे, लेकिन इरा का मैसेज आता कि वो फिलहाल बिजी है, बस इसलिए आ नहीं पा रही। उन्हें लगा था वो कुछ दिनों में आ जाएगी, लेकिन एक हफ्ता बीतने को आया है और इरा का कुछ पता ही नहीं है। इटली में इरा एक रूम में बंद थी। पिछले एक हफ्ते से जब इरा को होश आया था तभी उसने खुद को यही इसी रूम में पाया था, जहां एक छोटा सा लैंप था और एक छोटी सी विंडो, जहां से उसे बस इतना पता चल सकता है कि अभी दिन है या रात। उसके सारे सामान को उससे ले लिया गया था। इरा वाल के सहरे बैठी थी। उसने इन कुछ दिनों में इस जगह से बाहर जाने के सारे रास्ते ट्राई किए, लेकिन वो जा नहीं पाई। नहीं कोई उससे मिलने आया। उसे बस इतना पता है क्यारा ही वो इंसान थी जिसने उसे इस जगह बंद किया है। वहाँ बस एक चीज़ थी जो रोज होती थी, वो था दोनों टाइम का खाना जो रोज उस खिड़की से आती थी। उसे उस इंसान से बात करने की कोशिश की, कौन है जिसने उसे यहाँ बंद रखा है और उससे क्या चाहिए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इरा वहाँ बैठी खुद से ही बात कर रही थी, फिर से क्यों मैं फिर एक ही जगह कैद होकर नहीं रहना चाहती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अपने पिछले लाइफ के उस डरावने दिन को, लेकिन मैं भूल नहीं सकती। और यहाँ भी मुझे वैसा ही एहसास हो रहा है। मैं कैसे निकलूंगी? क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? मैं अपने टीम से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। कैसे जाऊँगी मैं यहाँ से? मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, सभी को मेरी फिक्र हो रही होंगी और मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है। क्या करूँ मैं? चैप्टर 55 असली दुश्मन। इरा अभी भी उसी कमरे में बंद थी और खुद को बचाने के तरीकों पर विचार कर रही था। तभी उसे एहसास होता है कोई उस कमरे के बाहर खड़ा है, इसलिए वो जमीन से उठाकर दरवाजे के तरफ देख रही थी और कुछ ही टाइम में वो दरवाज़ा एक तेज आवाज़ से खुल जाता है, लेकिन बाहर की रोशनी अंदर आने के कारण इरा को कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। दरवाजे से कुछ लोग कमरे के अंदर आते हैं। इरा को धीरे धीरे उस इंसान का चेहरा नजर आ रहा था। वो धीरे से कहती है, क्यारा। क्यारा के साथ एक आदमी और कुछ गार्ड थे। क्यारा इरा को देख एक कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, तो कैसा लगा यहाँ रहकर? मुझे उम्मीद है तुम्हें यह जगह काफ़ी पसंद आई होंगी। इतना कह क्यारा हंसने लगती है। इरा क्यारा को कोई जवाब नहीं देती। तभी क्यारा के बगल में खड़ा आदमी कहता है, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में डार्क मून, और जैसा सुना था तुम बिल्कुल वैसी ही निकली। तभी तो अकेले ही मेरे फार्म हाउस के सभी गार्ड को कुछ ही मिनट में निपटा दिया। इरा उस आदमी की बात सुन खुद से कहती है, फार्म हाउस? इसका मतलब बेली के डैड है। क्यारा बेली के डैड को कहती है, अंकल सान, मैंने तो पहले ही कहा था अगर इरा तुम्हारी बेटी का साथ देती है तो उसे तुम्हारे गॉड को मरना बस एक खेल होगा। क्यारा की बात सान कहते हैं, हम सही कहा, तभी तो हम तुम्हारी योजना पर चल रहे थे। इरा उन दोनों की बात सुन चौंक जाती है। वो उसी हैरानी में कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? इरा की बात सुन क्यारा हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ देखो तो कैसी तड़प रही है। तुम्हें जो भी जानना है बाद में बिस्तर से बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ तुम्हें देखना बाकी है। क्यारा अपने गॉड को इशारा करती है कि वो इरा को पकड़ ले, जिस पर सभी गॉड इरा की तरफ बढ़ने लगते हैं। इरा उन सभी को अपने तरफ आते देखती है। तभी एक गॉड उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इरा उससे पहले ही उस गॉड के हाथों पर एक जोरदार लात मार देती है, जिससे उस गॉड की चीख निकला जाती है, जिसे सुन बाकी के गॉड थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी इरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देख इरा भी अपने एक्शन मूड में आ जाती है।
सारे गॉड इरा को घेर लेते हैं। एक गॉड अपने हाथ में चाकू लेके इरा की तरफ बढ़ते हुए उसके मारने की कोशिश करता है, लेकिन इरा उसका चाकू पकड़ उससे छीन लेती है और उसी के उसके कंधे में घुसा देती है। कुछ ही देर में सारे गॉड वही ढेर दर्द से कराह रहे थे, जिसे देख क्यारा और सान चौंक जाते हैं और वो देखते हैं इरा अब उनके तरफ ही बढ़ रहे हैं। इरा जैसे ही उन्हें मारने वाली थी, क्यारा जोर से कहती है, इरा रुक जाओ वरना तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। इरा क्यारा की बात रुक जाती है और उसे से पूछती है, दोस्त किसकी बात कर रही हो तुम? वो सारे इंडिया में है तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। क्यारा इरा की बात सुन कहती है, वही जिसके साथ तुम आई थी। इरा क्यारा का मतलब समझते हुए कहती है, बीली, जिस पर सान कहता है, हाँ बिल्कुल मेरी प्यारी बेटी, वो मेरे कब्जे में है, साथ में उसके भाई बहन भी। अगर तुम हमारे साथ नहीं जाओगी तो वो सारे मारे जाएंगे और ऐ मत समझना मुझे उनकी परवाह है। इरा कुछ देर तक वैसी ही खड़ी बेली की बात सोचने लगती है। हाँ ऐ सच है, अभी वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है, लेकिन फिर उसने जो बेली से वादा किया था कि वो उसके भाई बहन को कुछ नहीं होने देगी, यही सब सोचते हुए वो हाँ में सर हिलाते हुए क्यारा के साथ जाने के लिए मान जाती है। क्यारा इरा को मानते देख खुश हो जाती है और सभी को चलने के लिए बोलकर खुद इरा के साथ जाने लगती है। कुछ देर के बाद इरा एक खाली जगह पर रुकती है। वो आसपास नज़र दौड़ाती है, जहां उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं मिलता। वो चारों तरफ देख रही थी, तभी लाइट ऑन होती है और इरा को उस लाइट की रोशनी में बेली दिखती है, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। बेली के पूरे बॉडी पर कई कट्स के निशान थे जहां से खून बह रहा था। वही उसके बगल में उसके भाई बहन नीरज और अनु, जो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे। इरा दौड़ते हुए बेली के पास जाती है। वो उसे कहती है, बेली क्या हुआ, तुम तो हॉस्पिटल में थी फिर यहाँ? इरा के न चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि बेली से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसे ऐसे देख इरा को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। बेली इरा को देख थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कहती है, इरा तुम ठीक हो? मुझे लगा कहीं तुम में मेरी वजह से। इरा बीच में ही बेली को रोकते हुए कहती है, अभी तो चुप हो जाओ, मुझे तुम्हें जो भी कहना है बाद में कहना, ठीक है? जब हम यहाँ से निकला जाएंगे। इरा बेली से बात कर ही रही थी, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो एकदम से धक से रह जाती है। वो कन्फर्म करने के लिए कि जो आवाज़ अभी उसे सुनाई दी है क्या ऐ सच है, वो पीछे मुड़ती है। सामने सीधी थी जहाँ से कोई चलते हुए आ रहा था। वो इरा की बात एक फिर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ से जा सकती हो? हाँ, अगर तुम यहाँ से जा ही सकती तो हम बेवकूफ़ थोड़े थे जी तुम्हें यहाँ लाने के लिए इतनी मेहनत करते। वो इंसान चलते चलते ठीक इरा के सामने आ जाता है, जिसे देख इरा बिल्कुल ही हैरान थी। आखिर जो वो देख रही थी क्या ऐ सच है या बस उसकी आंखों का वहम? इरा उस इंसान को देख खुद से कहती है, फिर से, लेकिन इस बार क्यों? मैंने तो इस बार कुछ भी ऐसा नहीं किया। फिर अपने सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। वो लगभग चिल्लाते हुए कहती है, ईशान मल्होत्रा, सच में तुम में बहुत हिम्मत है जो तुम मेरे सामने अपने असली चेहरे के साथ आ गए। तुमने जो किया था उसकी भरपाई करने का समय आ गया है। क्यारा ईशान के पास जाते हुए कहती है, ईशान बेबी देखो तो उस बिच को कैसे, तुम्हें देख एकदम पागल हो गई है। लगता है अभी भी उसके दिल में तुम्हारे में फीलिंग है। भले ही वो इस बात को नकार देती है, लेकिन उसके आंखों का गुस्सा साफ कह रहा है उसे काफ़ी तकलीफ दे रही है। ईशान क्यारा को उसकी कमर से पकड़ अपने पास लाता है और उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए इरा को देख कहता है, आखिर मैं चीज़ ही ऐसा हूँ जिसे कोई काफ़ी नहीं भुला सकता। फिर क्यारा को छोड़ इरा के पास जाते हुए कहता है, तो कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज? इरा ईशान की बात सुन गुस्से में एक मुक्का सीधे ईशान की चेहरे पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक चीज़ उसके पैरों में चुभती है, जिसे इरा बैलेंस नहीं बना पाती और नीचे गिर जाती है। ईशान इरा को नीचे गिरे देख घबराते हुए कहता है, इरा क्या हुआ, तुम ठीक तो? कहीं तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी? कहते हुए इरा के गालों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन इरा अपना मुंह फेर उसके हाथों को झटक देती है। तभी ईशान हंसते हुए कहता है, अफसोस की बात है, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। इरा अपने पैरों की तरफ देखती है जहां से खून बह रहा था, जिसे इरा को काफ़ी दर्द हो रहा था, क्योंकि इरा के दोनों घुटनों के पास 4 से 5 कील जैसी चीज़ चुभी थी। जिससे सहते हुए इरा ईशान की तरफ देखकर कहती है, ऐ सब करने का तुम्हारा क्या मकसद था? ईशान इरा को देख कहता है, लगता है तुम्हें जानने की बहुत जल्दी है, चलो मैं इतना तो तुम्हें बता ही देता हूँ। मुझे बस 2 चीज़ चाहिए थे जिसके लिए मैंने ऐ सब किया। पहला तुम्हारे डैड द्वारा बचाया गया फॉर्मूला, दूसरा वो सलूशन जो सबसे पहली बार उस फॉर्मूले द्वारा बनाया गया था।
इरा नासमझी में कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे सब बताओ, क्या वो तुम ही थे जिसने मेरे दोस्तों पर हमला किया था? ईशान इरा के उताबालेपन को देख कहता है, अरे शांत हो जाओ, तुम्हें जानना है न सब तो शांति से सुनो, तभी सुनाऊंगा वरना नहीं। इरा ईशान की बात अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए खुद को शांत करती है, जिसे देख ईशान कहता है, हम गुड गर्ल तो चलो मैं बताता हूँ। हाँ सच है, उस फॉर्मूले के लिए तुम्हारे दोस्तों को किडनैप हमारे द्वारा ही किया गया था, लेकिन मैं अकेला नहीं था, उसमें मेरी मदद, वो इतना कह ही रहा था तभी इरा कहती है, नीलम आंटी ने की थी। ईशान चौंकते हुए इरा को देखता है, फिर हंसने लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बड़ी मोम की बहन ने मेरी मदद की थी, और वही तो है जिसने क्यारा को जेल से बाहर निकाला, और उसी ने फॉर्मूले के लिए तुम्हारे दोस्तों को किडनैप करने का फैसला लिया था, मैंने तो बस उसका साथ दिया। इरा गुस्से में कहती है, कैसे इंसान हो तुम, तुम्हें तो अपनी बहन ईशानी की भी परवाह नहीं है, उसे भी चोट पहुंचने से तुम बाज नहीं आए। ईशान थोड़े गुस्से में कहता है, सच में तुम्हें लगा मैंने उसे चोट पहुंचाई? शायद तुम्हें पता नहीं, उसे हल्की सी खरोच आई थी और फिर मैंने उसे बेहोशी का हल्का सा डोज दे दिया, जिससे उसे ऐसा फील हो जैसे उसे किसी ने काफ़ी गहरी चोटें दी है। इरा अपनी लाल आंखों से ईशान को देख उठाने की कोशिश करती है और वो किसी तरह फिर से खड़ी हो जाती है और ईशान के कहती है, जब तुमने इतना कुछ किया है तो तुम्हें पता ही होगा मेरे पास वो फॉर्मूला नहीं है, फिर मुझे किडनैप करने से क्या फ़ायदा? ईशान इरा को खड़े देख कहता है, लगता है काफ़ी जान है तुम्हें अंदर, बहुत अच्छा। फिर इरा को जवाब देते हैं, मुझे पता है तुम्हारे पास वो फॉर्मूला नहीं है और इसलिए तुम्हें किडनैप किया ताकि तुम हमरे रास्ते में बड़ा न बन सको, तुम्हारे न रहने के कारण बाहर काफ़ी कुछ हो रहा है जिसका फ़ायदा हम उठाएंगे और जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। इरा को ईशान की बातें समझ नहीं आ रही थी, जिसे देखकर ईशान कहता है, लगता है तुम्हें अपनी कीमत पता नहीं है, चली मैं ही बता देता हूँ। विंग ग्रुप ने कुछ टीम को भेजा है तुम्हारी तलाश में, सबका ध्यान अभी तुम्हें ढूंढने में लगा है और यही एक मौका है जिससे मैं वो फॉर्मूला ले सकता हूँ। और बेली की तरफ देखते हुए कहता है, ए लड़की भी काफ़ी काम आई है हमारी, लेकिन अब इसका काम हो गया है, इसलिए इसका जिंदा रहन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ईशान शान से कहता है, अपनी बेटी को जिम्मेदारी तुम्हारी है। ईशान की बात इरा समझ जाती है, इसलिए वो ईशान पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों को बेली की प्रॉपर्टी चाहिए थी न, जो तुम्हें मिल गई है, अब उन तीनों को जानो दो। सान इरा की बात सुन हंसने लगता है, साथ में क्यारा और ईशान भी। सान कहता है, तुम्हें सच में लगा मैंने इन लोग का साथ प्रॉपर्टी के लिए? सान की बात सुन इस बार बेली कहती है, और क्या चाहिए आपको? जो भी हमारे पास था वो आपने ले लिया, अब प्लीज़ हमें जाने दीजिए। सान कहता है, तुम दोनों को यहाँ लाना हमारे प्लान में शामिल था, क्योंकि तभी हमें वो सलूशन मिल सकता था जो पापा ने अपने सीक्रेट प्लेस में छिपाया था। इरा सान की बात समझ कहती है, क्या सलूशन बेली के दादाजी के पास था, लेकिन कैसे? इरा की बात सुन इस बार क्यारा हंसते हुए कहती है, चू चू बेचारी, लगता है कुछ भी नहीं पता, चलो मैं ही बता देती हूँ वो क्या है न। तुम्हारे डैड अकेले ब्राज़ील नहीं गए थे, बेली के दादाजी भी साथ गए थे। उस टाइम दोनों ही बिजनेस पार्टनर थे और जब फॉर्मूला और सलूशन मिला तो फॉर्मूला को तुम्हारे डैड और सलूशन को बेली के दादाजी ने संभाले की जिम्मेदारी ली थी और उसी जिम्मेदारी के चलते दोनों की मौत हुई। बेली और इरा क्यारा की बात काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि दोनों ही उन दोनों के प्यार करते थे जिनके बारे में क्यारा इतनी आसानी से कह रही थी। उनकी मौत क्यों हुई? क्यारा आगे कहती है, क्या लगा था तुम लोगों को ऐसी ही बेली के भाई बहन मिल गए थे? नहीं, सब हमारे प्लान के अनुसार हुआ, हम जानते थे बेली अगर किसी की मदद लेगी तो वो थी तुम, फिर क्या हमें तुम्हें रास्ते से हटने का प्लान बन गया, और मेरा बदला भी तो बाकी था तुमसे, तुम्हारे कारण मैं जेल में थी, आखिर कैसे तुम्हें छोड़ सकते थी? क्यारा इतना कह अपने हाथ से अचानक से खंजर निकलती है और इरा के पेट में मार देती है, जिसके साथ ही कई सारे लोगों की आवाज़ आती है। इरा चैप्टर 56 इरा की तलाश। क्यारा इरा से बात करते करते है उसके पास जाती है और अपने हाथ में छुपे खंजर से इरा को चाकू मार देती है, लेकिन इरा को वो चाकू मार पाती उससे पहले ही कोई उसके हाथ को पकड़ रोक देता है। इरा, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सामने एक इंसान खड़ा नजर आ रहा था जिसके चेहरे पर मास्क था और उसने ही क्यारा का हाथ महबूती से पकड़ रखा था।
कुछ दिन पहले बेली काफ़ी देर से इरा का इंतजार कर रही थी, लेकिन इरा का कोई आता पता ही नहीं था, इसलिए वो खुद उसे ढूंढने निकल जाती है। कुछ देर तक वो इरा को ढूंढती है लेकिन उसे इरा कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो अपने गॉड से इरा के बारे में पूछती है जो उसके साथ हॉस्पिटल में रुके थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि इरा कहाँ है। इसलिए बेली बस इरा के सीक्रेट गॉड के कांटेक्ट करके ही कुछ पता कर सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे वो इरा के गॉड से कांटेक्ट करे। बेली खुद से कहती है, क्या मुझे इरा के टीम मेंबर से कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें पता चला इरा गायब है तो वो सबसे पहले मुझे ही इसका दोषी मानेंगे। नहीं, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि इरा के साथ कुछ बुरा हुआ है। मुझे विंग कंपनी के कांटेक्ट कर उन्हें इरा के बारे में बताना चाहिए। हाँ, ऐसा ही है। इनता सोचकर बेली चीफ को कॉल कर उन्हें इरा के बारे में बता देती है, साथ ही इरा के गॉड के कांटेक्ट कैसे करना है भी पता चल जाता है। बेली इरा के गॉड से कांटेक्ट करने ही वाली थी, तभी उसे एहसास होता है जैसे उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वो अपना सर इधर उधर घूमते हुए देखती है आखिर हो क्या रहा है। बेली को कुछ लोग नजर आते हैं जो उसके तरफ ही आ रहे थे। कुछ ही देर में लगभग 10 लोग बेली के सामने खड़े हो जाते हैं और उनके बीच से सान बाहर निकलते हैं। बेली सान को देख कुछ चौंक जाती है, लेकिन फिर गुस्से में पूछती है, आप यहाँ, अगर आप यहाँ मुझे या मेरे भाई बहन को नुकसान पहुँचने आए हैं तो मैं आपको बता दूँ ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सान बेली की बात सुन हंसने लगते हैं। हा, तुम्हारा गुस्सा आज भी वैसा ही जैसे बचपन में हुआ करता था, और अफसोस की बात है तुम आज भी उतनी ही मासूम हो जितनी पहले थी। बेली सान की बात सुन काफ़ी गुस्से में थी और उसी गुस्से में अपने सामने खड़े एक गॉड के पेट में जोरदार लात मारती है, जिससे वो गॉड दूर जाके गिरता है। बेली सान को देख कहती है, अब तो आपको मालूम हो गया होगा मैं कितनी मासूम हूँ। सान थोड़ा चौंके तो जरूर थे, लेकिन फिर से हंसने लगते हैं जैसे कि बेली ने अभी कोई जोके सुनाया हो। सान अपनी हंसी को रोकते हुए कहते हैं, बेली, मुझे तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा लगा, तुम सच में काफ़ी आगे निकला गई हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है सब देखने का, और तुम जिस सिक्योरिटी के भरोसे अपने भाई बहन को रखा था वो तो कब का टूट चुका है। बेली सान की बात थोड़ा घबराते हुए पूछती है, आपके कहना का मतलब क्या है। सान बेली के पास जाके उसके गालों को टैप करते हुए कहते हैं, यही मेरी बच्ची की जिसे तुम बचना चाहती हो वो अब मेरे कब्जे में है, और इतना ही नहीं, तुम्हारी रक्षक इरा मल्लिक उर्फ डार्क मून वो भी अब हमारी कैदी है। बेली सान से सब सुन बहुत घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था इस स्थिति में अब क्या करें। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुछ टाइम तक अपने में गुम रहने के बाद बेली कहती है, आपको मुझसे काम है न, तो प्लीज़ इरा को छोड़ दीजिए, वो तो बस मेरी मदद करने आई थी, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उसे जाने दीजिए। सान एक बार फिर बेली की बात सुन हंसने लगते हैं और कहते हैं, सच में तुम्हें लगा था तुम्हारे साथ डार्क मून का आना कॉन्सिडेंस था, नहीं तो हमारा प्लान था, एक तीर से दो शिकार। अब बातें बहुत हो गई, अगर तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से गई तो ठीक, वरना तुम्हारे भाई बहन के साथ क्या हो सकता है इसका तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं। आखिर अब वो मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे तो बस तुमसे मतलब है। बेली के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अंत में वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ बेली ने चीफ को वो सब कुछ बता दिया था जो इरा के बारे में था, लेकिन जब बेली का कॉल आया था तब वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ लोग और भी, जिनमें से पहले विंग कंपनी के सीईओ धनराज गुप्ता थे, साथ में कुछ साइंटिस्ट जो उसी फॉर्मूले पर काम रहे थे। लेकिन वहाँ एक शख्स और था जो इस मीटिंग में शामिल हुआ था, वो था किंग डिमंस ग्रुप का लीडर और साथ में विंग कंपनी का पार्टनर भी, जिसका मतलब था वो भी विंग कंपनी का मालिक था। चीफ को परेशान देख धनराज पूछते हैं, क्या हुआ मनीष, चीफ का नाम, जब से कॉल आई है तुम परेशान दिख रहे हो। चीफ धनराज की बात सुन कहते हैं, अभी बेली का कॉल आया था, उसका कहाँ है, डार्क मून लापता है, आप जानते हैं वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं परेशान हूँ कहीं वो किसी मुसीबत में न हो। धनराज चीफ की बात सुन एकदम से खड़े हो जाते हैं, मनीष आप बेस्ट टीम को भेजिए, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, डार्क मून को कुछ भी नहीं होना चाहिए। धनराज की बात सुनकर चीफ और किंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। किंग अपने मन में सोचता है, आज से पहले कभी भी अंकल में इस तरह का बिहेव नहीं किया, माना डार्क मून काफ़ी टैलेंटेड है इसलिए उसे कुछ न हो उसका ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से अंकल पैनिक कर रहे मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इधर धनराज भी अपने मन में कहते हैं, मैंने जो तुमसे वादा किया था उसे मैं जरूर निभाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, इरा को कुछ नहीं होगा।
ऐसा लग रहा था जैसे धनराज ए बात जानते थे कि असल में डार्क मून कौन है और शायद उनका इरा से कुछ स्पेशल कनेक्शन था। चीफ डिसाइड कर रहे थे कि कौन इरा को ढूंढने जाएगा, तभी किंग कहता है, चीफ मैं अपनी टीम के साथ मून ग्रुप की लीडर को ढूंढने जाना चाहता हूँ, आप चाहे तो और भी टीम को भेज सकते हैं लेकिन उन्हें मेरी बात माननी होगी। चीफ किंग की बात सुन थोड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर किंग खुद इसमें इन्वॉल्व होगा तो डार्क मून को ढूंढना आसान हो जाएगा, इसलिए वो किंग की बात पर सहमत हो जाता है। किंग अपनी टीम के साथ इटली पहुंचकर जानने की कोशिश करता है आखिर इरा के साथ क्या हुआ, और तभी उसे पता चलता है इरा के साथ बेली और उसके भाई बहन भी गायब है और बेली के गॉड तो पहले ही मारे गए हैं, इसलिए वो इरा के गॉड से कांटेक्ट करता है लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। लगातार कुछ दिनों तक सर्च करने पर उन्हें सान का फार्म हाउस मिल जाता है लेकिन कुछ और खास जानकारी नहीं मिलती। तभी एक गॉड किंग तो बताता है कि मून ग्रुप के बाकी के मेंबर को इटली में देखा गया है। इटली के एक होटल में मनन के कहने पर उसके बाकी के दोस्त आखिरकार इटली आ ही गए थे और अभी होटल के एक रूम में थे, लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी चिंता में थे। ईशानी अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखते हुए कहती है, ऐ लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं, जान इतने दिनों से गायब है और हमें अभी खबर पहुंचाया जाया रहा, वो भी तब जब उन्हें पता चला कि हम इटली में हैं, वरना तो शायद वो हमें बताते भी नहीं। बस एक बार जान मुझे मिल जाए फिर बताती हूँ चीफ को। उसकी बात सुन बाकी तीन भी गुस्से में दिख रहे थे क्योंकि इतने दिनों से जो इरा के नंबर से मैसेज आ रहा था वो विंग कंपनी के द्वारा आ रहा था और अभी अभी उन्हें एक फ़ोन आया था जिसमें इरा और बेली के साथ क्या हुआ ए बताया, साथ में ए भी कि डिमंस ग्रुप खुद इरा को ढूंढ रही थी। वो चारों आगे कैसे इरा को बचाए यही सोच रहे, तभी उनके रूम का दरवाज़ा नोक होता है जिसे सुन नील दरवाज़ा खोलता है। सामने एक आदमी खड़ा था जिसे देख वो पहचान जाते हैं ए डिमंस ग्रुप के गॉड है। वही सामने खड़ा गॉड अपने सामने देखता है जहां उसे चार लोग दिखते हैं जिनके भी चेहरे पर मास्क था क्योंकि इरा यहां डाकमून बन के आई थी, इसलिए वो भी यहां अपनी असली पहचान छुपाकर मून ग्रुप के मेंबर बनकर आए थे। गॉड नील को एक चिट्ठी देता है जिसे लेकर नील पढ़ता है, मेरे गॉड के साथ आ जाओ किंग। उसमें बस इतना ही लिखा था लेकिन वो सभी इसका मतलब समझ गए थे, इसलिए वो चारों उस गॉड के साथ चले गए। वो चारों उस गॉड के साथ एक बंजर जैसी दिखने वाली जगह पर थे और वहीं पर डिमंस ग्रुप के मेंबर उनका इंतजार कर रहे थे और उनके आने पर दोनों ग्रुप के मेंबर एक साथ बैठकर डिस्कस कर रहे थे आगे उन्हें क्या करना है। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी नील, मोना, ईशान और मनन के हाथों में पहनी घड़ी अचानक से बिप की आवाज़ निकलने लगती है जिसे सुन वो अपने सामने डिमंस ग्रुप को देख कहते हैं, हमें पता चल गया है, आखिर हमारी लीडर कहाँ है। उनकी बात सुन बिना एक पल गवाए वो लोग उस दिशा की ओर बढ़ जाते हैं जहां से सिग्नल आ रहा था और ए सिग्नल किसी और ने नहीं बल्कि इरा ने ही भेजा था। जब क्यारा इरा के साथ उस रूम से बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ जैसे उसके हाथों में पहने डिवाइस में अब सिग्नल आ रही थी, जिससे उसे एहसास होता है कि जिस रूम में उसे बंद किया गया था वहां जैमर लगा था जिससे इरा के रूम में सिग्नल न पहुंच सके। और रही बात कि क्यों किसी ने उस डिवाइस को इरा के हाथ से निकला, उसकी वजह थी उसकी डिज़ाइन, क्योंकि वो देखने से किसी भी तरह का डिवाइस नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इरा ने अपने हाथ में बस एक पहली सी धागा को बंधा हुआ है और वही उस डिज़ाइन की विशेषता थी और इसीलिए तो उस डिवाइस को डिज़ाइन तैयार किया गया था कि कभी उसके मेंबर में से कोई किसी मुसीबत में पड़े तो वो अपना सिग्नल भेज सके। प्रेजेंट टाइम इरा के आगे कोई और नहीं किंग खड़ा था और तभी इरा के बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं जिसे देख इरा उनके गले लग जाती है। वही किंग की नज़र अपने सामने हो रही चीज़ों को देख हैरान रह जाता है। चैप्टर 57 असली कौन नकली कौन। इरा अपने दोस्तों को देख काफ़ी खुश हो जाती है और उसके दोस्त भी इरा को सही सलामत देख रिलैक्स फील करते हैं। इन कुछ ही घंटों में उनकी जान निकल गई थी। ईशानी इरा को चेक करते हुए पूछती है, जान क्यों तुम ठीक हो, तुम्हें पता भी है जब हमें पता चला कि तुम गायब हो हमारी जान निकल गई थी। इरा ईशानी और अपने बाकी के दोस्तों के गले लगते हुए कहती है, तुम सबके रहते हुए मुझे कुछ हो सकता है, मेरी ढाल तो तुम ही सब हो, चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यारा अपने हाथ के तरफ देखती है जिसे किसी ने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। वो अपना चेहरा सामने करती है जहां एक मास्क मैन उसके दिखता है जिसने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था, जिससे क्यारा को काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। साथ ही उसकी नज़र बाकी सब पर जाती है जिसे देख उसका चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब उसका प्लान फेल हो गया, इसलिए वो अपना हाथ उस मास्क मैन से छुड़ाने की कोशिश करती है।
किंग जिसका ध्यान अभी इरा पर था, जिसे देखकर उसे काफी शौक लगता है। उसे काफी नहीं लगा था कि इरा ही डार्क मून है। तभी वह क्यारा की हरकत से अपने होश में आता है। फिर उसका ध्यान क्यारा की तरफ जाता है, जिसे उससे फिर से झटका लगता है, क्योंकि उसे जहां तक पता था उसके हिसाब से इरा ने काफी अच्छा इंतजाम किया था ताकि क्यारा लंबे समय तक जेल में रहे। किंग देखता है क्यारा अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही है। वो देखता है क्यारा के हाथ में चाकू है, जिसे वो इरा को मारने वाली थी, जिसे सोचकर उसकी आंखें कठोर हो जाती है। वो गुस्से में क्यारा को भूनने लगता है। क्यारा किंग की इतनी लाल आंख देख बिल्कुल सहम जाती है। किंग गुस्से में क्यारा के हाथ से नाइफ को छीनकर उसे काफी दूर धक्का दे देता है, जिसे क्यारा काफी दूर जाके गिरती है और इतनी जोर से गिरती है कि दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किंग क्यारा की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे कोई दिखता है जो दौड़ते हुए क्यारा के पास जा रहा था। अब तक तो सभी को पता चल गया होगा कि पहले जो ईशान था वो नकली था, सो अब से उसे नकली ईशान ही कहेंगे। क्यारा अपने दर्द की वजह से उठ नहीं पा रही थी। तभी वो देखती है नकली ईशान उसके पास आ रहा है। नकली ईशान क्यारा के पास जाके कहता है, आर यू ओके? फिर सहारा देकर वो क्यारा को उठता है और पास के ही चेयर पर बिठा देता है और अपने सामने आए लोगों को देख कहता है, भले ही तुम लोगों ने इरा को ढूंढ लिया है, लेकिन न तो तुम सब उसे बचा पाओगे, नहीं खुद को। यहाँ तुम सब की मौत ही तुम्हें यहाँ लेकर आई है। उसके इंता कहते ही उसके पीछे से अनगिनत लोग अपने हाथ में हथियार लेकर आने लगते हैं। सभी के हाथ में नई टेक्नोलॉजी के बानी गन्स थी। इधर बाकी डीमंस और मून ग्रुप के मेंबर तो नकली ईशान को देख सदमे में खड़े थे। ईशानी नकली ईशान को ऐसे देख उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो इरा के कहती है, जान है भाई, नहीं हो सकते, वो कैसे हम लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं? मैं तो भाई की इशू हूँ, वो मुझे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्लीज़ जान भाई से कहीं न वो सब न करे। मुझे उन्हें ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ए मेरे भाई, हाँ ए मेरे भाई, कैसे हो सकते हैं? नील, मोना, मनन वो तीनों कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान सच उन्हें और खासकर इरा को चोट पहुंचा सकता है। इरा ईशानी की हालत देख ईशान पर गुस्सा करते हुए कहती है, इशू, हम नहीं जानते कि लोगों के मन में क्या होता है, सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और। रही बात तुम्हारे भाई की, तो उसे समझना किसी के बस की बात नहीं है। मुझे पता था कि वो मुझे चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि वो अपनी फैमिली को भी तकलीफ देने से पीछे नहीं हटेगा। इरा को आज फिर से ईशान को क्यारा का साथ देते देख बहुत तकलीफ होता है, लेकिन उसके चेहरे पर बस ईशान के लिए नफरत की नजर आ रही थी। ईशानी इरा की बात सुन कुछ नहीं कहती, उसके पास जवाब ही नहीं था। डीमंस ग्रुप के बाकी के मेंबर भी काफ़ी हैरान होते हैं। वो काफ़ी किंग को देखते तो काफ़ी बहरूपिया ईशान को, क्योंकि बाकी सबको भले ही नहीं पता था, लेकिन वो अच्छे से जानते थे कि किंग की ईशान है। लेकिन अगर कोई सबसे ज़्यादा हैरान कोई था, वो था किंग, जिसने खुद के शकल वाले किसी इंसान को देखा था और उसने इरा और बाकी सबकी बात भी सुन ली थी, जिससे उसे पता चल गया था कि मून ग्रुप इरा के ही बाकी के दोस्त है। साथ में सामने खड़े नकली ईशान ने खुद को असली ईशान बताया है और इरा और अपनी बहन द्वारा कहे गए शब्द उसे हट कर रहे थे, खासकर इरा के वो शब्द जिसने उसके कहा था कि ईशान उसे चोट पहुंचा सकता है। वो अपने मन में कहता है, क्या सच में इरा मेरे बारे में सोचती है? मैं उसे चोट पहुंचा सकता हूँ। पहले मैंने बेवकूफ़ी में कई गलतियां की है, लेकिन उसे चोट पहुंचना, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। सभी अपने सोच में गुम थे। तभी नकली ईशान के लोग उन पर अटैक करने लगते हैं, इसलिए वो सब भी अपने गॉड जो बाहर खड़े थे उन्हें बुलाते हैं और खुद भी लड़ने लगते हैं, क्योंकि अटैकर बहुत थे। इरा अपने दोस्तों को उन लोगों के रोकने को कहती है और खुद बेली के पास जाती है, जो लगभग बेहोश हो गई थी। इसलिए वो बेली को नीरज और अनु की मदद से उठाती है और बाहर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अभी बेली को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी था। वो बेली को बाहर लेकर कुछ बॉडीगार्ड के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर जाने को बोलती है। साथ में नीरज और अनु को भी बेली के साथ जाने को कहती है और बॉडीगार्ड को खास उनकी सेफ्टी को बोलती है। फिर खुद भी अंदर चली जाती है। अंदर अभी भी सभी लड़ रहे थे, तभी उसकी नज़र जाती है कि वहाँ क्यारा और नकली ईशान नहीं है, साथ में किंग भी गायब। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, वो उसे हल्की सी किंग की झलक नजर आती है, इसलिए वो भी उसके पीछे चली जाती है। कुछ देर तक चलने के बाद इरा को कोई भी नज़र नहीं आता है, इसलिए वो एक गली वो पास में थी वहाँ मुड़ने की सोचती है और जैसे ही मुड़ती है कोई उसे खींचकर साइड कर देता है और साथ में एक गोली चलने की आवाज़ आती है।
इरा अपना ध्यान उधर देती है जहां से गोली चली थी। वहां नकली ईशान था जिसके हाथ में गन था और उसने ही इरा को गोली मारा था, लेकिन टाइम रहते किंग उसे साइड कर देता है, लेकिन इस चक्कर में गोली उसे हाथ में लग जाती है। नकली ईशान फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसमें बुलेट ही नहीं था, इसलिए वो गन को वही फेंक भाग जाता है। इरा देखती है किंग को उसे बचाने के चक्कर में खुद को ही चोट पहुंचा दी थी, जहां से अब खून बिना रुके निकल रहा था। किंग एक हाथ से अपने गोली की जगह को दबाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखते हुए इरा उससे कहती है, हमें जल्दी हॉस्पिटल चलना होगा वरना गोली की वजह से इन्फेक्शन फैल जाएगा। कुछ देर बाद मून ग्रुप और डीमंस ग्रुप दोनों बेली के ओटी के सामने थे, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि इन कुछ दिनों में बेली को बहुत टॉर्चर किया गया था, इसलिए उसका इलाज चल रहा था। इधर मून ग्रुप के मेंबर ने अपना मास्क निकल दिया था, लेकिन डीमंस ग्रुप ने अभी तक मास्क पहना ही हुआ था। ईशानी पास में रखी बेंच पर खामोश बैठी थी। उसे लग रहा था ये सब उसकी वजह से ही हुआ था, क्योंकि ईशान तो उसका ही भाई था और उसे यूं देख किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मोना गुस्से में कहती है, मुझे काफी नहीं लगा था ईशान भाई ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, मुझे तो उन्हें अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। उसकी बात सुन नवीन कुछ कहने के लिए आगे ही बढ़ता है, उसे पहले ही किंग उसे रोक देता है। मनन और नील का भी सेम रिएक्शन था, उनके भी चेहरे पर नफरत और गुस्सा झलक रहा था, जिसे देखते हुए ईशान इवान को कुछ इशारा करता है और खुद चला जाता है, जिसके साथ नवीन, करण और अर्णव भी चले जाते हैं। अब वहां पर इवान के अलावा कोई भी नहीं बचता है, इसलिए इवान नीरज और अनु को वहां रहने का बोल मून ग्रुप के मेंबर से कहता है, क्या तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो, कुछ इम्पोर्टेंट है जिसे डिस्कस करना है। इवान की बात सुन कोई कुछ नहीं कहता है, बस सर हिलाकर इवान के साथ चले जाते हैं। इवान मून ग्रुप को एक रूम में ले जाता है जहां पहले से ही डीमंस ग्रुप के बाकी के मेंबर थे। किंग सभी को आते देख एक गहरी सांस लेता है और अपना मास्क हटा देता है। मून ग्रुप के मेंबर अपने सामने खड़े ईशान को देख हैरान थे। ईशान उन सबका रिएक्शन देख कहता है, शायद तुम लोग मुझे देख चौंक गए होंगे, लेकिन सच यही है, मैं रियल ईशान हूँ और जिसे अभी थोड़ी देर पहले तुम सबने देखा था वो कोई बहरूपिया था। अगर यकीन नहीं है तो फिर अपने बाकी के मेंबर को मास्क हटाते को कहता है। उसकी बात सुन सभी मास्क हटा देता है। मून ग्रुप ईशान के बाकी दोस्तों को देख और भी चौंक जाते हैं, लेकिन अब उन्हें विश्वास भी हो जाता है कि यही रियल ईशान है, इसलिए ईशानी दौड़ते हुए ईशान के पास जाती है, उसके गले लगते हुए कहती है, भाई मुझे पता था आप काफ़ी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकते, मेरा दिल विश्वास ही नहीं कर रहा था कि आप हम में से किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। ईशान ईशानी का सर सहलाते हुए कहता है, मुझे पता है मेरी इशू कभी भी मुझे गलत नहीं समझ सकती है। उसकी नज़र इरा पर थी और इरा भी उसे देख रही थी, लेकिन क्या कहे, दोनों ने से कोई कुछ नहीं जानता। कुछ देर तक सब यही डिस्कशन कर रहे थे, आखिर नकली ईशान है कोई और आया कहाँ से, लेकिन फिलहाल उनके पास कुछ भी जवाब नहीं था। चैप्टर 58 कुछ यादें। इरा, ईशानी, मोना, अनु साथ में नीरज और डीमंस ग्रुप के मेंबर अभी होटल में थे, कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से वापस आए थे। वैसे तो बेली ठीक थी लेकिन अभी भी बेहोश थी, इसलिए वो सभी वापस आ गए थे, लेकिन सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया था। साथ में नील और मनन रुके हुए थे। इरा बालकनी में थी और जो कुछ भी आज हुआ उसके बारे में सोच रही थी। बेली ने जो इन्फॉर्मेशन उसे दी थी उसी से उसे पता चला था कि नीलम ही इस सब के पीछे थी, लेकिन अभी भी उसे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा है। इरा बालकनी में लगे झूले पर बैठ जाती है और अपनी पिछली लाइफ को याद करती है, क्योंकि कुछ ऐसा याद आया था उसे जो आज की घटना से जुड़ा हुआ था। फ्लैशबैक, पिछली लाइफ। अभी अभी इरा अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आई थी और सबसे पहले वो आहूजा विला ही जाती है। इरा अपने हाथों में लिली का बुके पढ़ के खुद से कहती है, आई होप बड़ी मोम को ए बुके पसंद आए, मैंने खास उनके लिए ही बनवाया है। इस वक्त इरा के चेहरे पर बिल्कुल ही छोटे बच्चे जैसे स्माइल थी, वो उस इरा के बिल्कुल अलग लग रही थी जो वो रिबीट के बाद बन गई थी। इरा उसी स्माइल के साथ आहूजा विला में इंटर करती है और हॉल से ही सभी को बुलाने लगती है, क्योंकि इस बार वो लगभग 2 महीनों से उनसे मिली नहीं थी। बड़ी मोम, बड़े पापा, भाई, चाचा, चाची, दादू, कहाँ है आप सब। कुछ देर तक सभी को बुलाने के बाद भी कोई इरा को नजर नहीं आता, तभी एक मैड आके कहती है, इरा बेबी सभी गार्डन में है, आप वहां जाके उनसे मिल सकते हैं। इरा मैट की बात सुन गार्डन एरिया की तरफ जाती है। कुछ ही दूरी पर जाने पर उसे काफ़ी सारे लोगों की हंसने की आवाज़ आती है, इसलिए वो उसी दिशा की तरफ जाने लगती है।
गार्डन एरिया में इस वक्त पूरी आहूजा फैमिली मौजूद थी और उनके अलावा मल्होत्रा फैमिली भी, सिवाय ईशानी और कृष्णा के। दोनों फैमिली आपस में कुछ बात कर रही थी जो इरा को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान उनकी बातों में नहीं था। वो तो वहां बैठे ईशान को देख रही थी जो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इरा का ध्यान ईशान में ही था कि तभी क्यारा, जो ठीक ईशान के बगल में बैठी थी, वो इरा के देख कहती है, दी आप यहाँ, मेरा मतलब आप इतने दिन से आई नहीं थी। इरा का ध्यान क्यारा की बात से टूटता है और उसकी नज़र क्यारा पर जाती है जो बिल्कुल ही मासूम डॉल की तरह लग रही थी। उसकी आवाज़ से वहां मौजूद सभी को पता चल जाता है कि इरा यहाँ पर है, लेकिन कोई भी उसे वहां देख खुश नज़र नहीं आ रहा था। नूतन जी की आंखों में इरा को देख चमक आ जाती है, लेकिन फिर वो पल भर की चमक गायब भी हो जाती है। इरा क्यारा की बातों को इग्नोर कर अपने हाथों में पकड़े बुके को नूतन जी को देते हुए कहती है, बड़ी मोम, मैंने आपको बहुत मिस किया और आपके फेवरेट लिली का फ्लावर खास आपके लिए मैं लेके आई हूँ। इरा की बात सुन नूतन जी उन बुके को ले लेती है, लेकिन जवाब में बस हम कहती है, जिसे सुन इरा को दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और बाकी सबसे मिलने लगती है। लेकिन कोई भी उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, सिवाय कबीर के दादाजी के, जो अपनी पोती इरा को देख बहुत खुश लग रहे थे। दोनों फैमिली फिर से अपनी बातों में लग जाते हैं और इरा को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि इरा वहां पर हो ही नहीं। और ये सब देख क्यारा बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वहां बैठे लोग जितना इरा को इग्नोर कर रहे थे उतना ही क्यारा को अटेंशन मिल रही थी, जिससे को काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। इरा की नज़र भी क्यारा और ईशान पर जाती है, क्योंकि वो दोनों बहुत पास बैठे थे, या फिर एक कहे कि क्यारा जानबूझकर ईशान के बहुत करीब बैठी थी, जिसे देख इरा अपनी मुट्ठियों की काफ़ी जोर से भींच लेती है, जिसे क्यारा अच्छे से देख पा रही थी। इसलिए वो अपने चेहरे पर कुटिल स्माइल लिए खुद से कहती है, देखती हूँ कि कब तक तुम खुद को रोक पाती हो। जितनी खुश होकर तुम आई थी, तुम्हें मैं इतनी ही तकलीफ के साथ भेजूंगी। क्यारा इनोसेंट सी स्माइल करते हुए ईशान और बाकी सभी से कहती है, मम्मा, पापा, भाई, देव अंकल, दिव्या आंटी, आप सब तो जानते हैं मैं ईशान को कितना पसंद करती हूँ और ईशान भी तो मुझे लाइक करता है, तो क्यों न हम इस रिश्ते को एक नाम दे दे। फिर क्यारा ईशान का हाथ पकड़ के कहती है, ईशान, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, तो क्यों हम शादी कर ले। सभी क्यारा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और क्यारा की बात में हाँ मिलते हुए कहते हैं, हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि दोनों बच्चों की अब जल्द से जल्द शादी हो जाए। सभी काफी खुश नजर आ रहे थे। तभी क्यारा इरा से कहती है, जिसका चेहरा देख के ही उसे पता चल रहा था कि वो इस बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं थी। इरा इस वक्त अलग अलग तरह से इमोशन महसूस कर रही थी। उसे इस वक्त गुस्सा, तकलीफ, उदासी, अकेलापन, इन सभी अलग तरह से इमोशन को महसूस कर रही थी। क्यारा इरा की हालत को नज़रअंदाज करते हुए कहती है, दी, क्या आप हमें कांग्रेट्स नहीं कहेंगी। हाँ, मैं जानती हूँ आप अभी ईशान को लाइक करती है, लेकिन ईशान मुझे पसंद करता है, इसलिए आपको अब ईशान को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। और वैसे भी बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहती आप खुद को तकलीफ दे। क्यारा अभी बिल्कुल ही एक केयर करने वाली बहन की तरह लग रही थी, जो हमेशा इरा का भला चाहती है। और जाके वो इरा के गले लग जाती है और हल्के से इरा के कान में कहती है, क्या तुम्हें मेरा प्यारा सा गिफ्ट पसंद आया। मुझे यकीन है तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम जिससे प्यार करती हो वो अब हमेशा हमेशा के लिए मेरा होगा। इरा, जो कब से अपने गुस्से को दबाए हुए थी, वो क्यारा की बात सुन अपने गुस्से पर से अपना आपा खो देती है और क्यारा को खुद से अलग करती है। लेकिन क्यारा इसी बात का फायदा उठाते हुए वो गिर जाती है, लेकिन गिरते हुए वो इस बात का ध्यान नहीं रखती कि वो कहाँ गिर रही है। इसलिए क्यारा वही रखे मेज पर गिर जाती है, जिसे उसे सर में चोट लग जाती है, जिससे उसकी आह निकल जाती है। सभी क्यारा को गिरते देख जल्दी से उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है। इरा भी क्यारा की इस तरह से गिरता देख थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर वो समझ गई थी कि आखिर उसने उसे सबकी नज़रों में फिर से गिराने के लिए ऐसा किया है। और तभी उसे दिव्या जी दिखती है, जो काफ़ी गुस्से में उसे ही देख रही थी। वो कुछ बोलती या कुछ कहती है, उसे पहले ही उसके गालों पर किसी के द्वारा जोर का थप्पड़ पड़ता है। इरा अपने गालों पर हाथ रखे उस इंसान को देखती है कि आखिर उसे किसने मारा, तो उसे नूतन जी दिखती है। नूतन जी इरा को गुस्से में देखते हुए कहती है, आखिर कब तक तुम इस तरह से बिहेव करती रहोगी। किसी से इंता जलना सही नहीं है, और वो भी अपनी बहन से। बचपन से तुम्हें क्यारा से प्रॉब्लम होती रही है, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया था, लेकिन तुम और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही हो। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना। पता नहीं तुम्हें पालने में मुझसे कौन सी गलती हो गई कि तुम ऐसी निकली जो हमेशा सभी के दुखों का कारण बन जाती है।
इरा की नूतन जी द्वारा कही हर एक बात से उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट रहा था। उसके लिए नूतन जी द्वारा कही बात कोई छोटी बात नहीं थी। अपनी माँ को खोने के बाद उसने नूतन जी में ही अपनी माँ को पाया था और अपनी से ऐसी बात कोई भी बच्चा सुन नहीं सकता। इरा नूतन जी से कहती है, नहीं बड़ी मोम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो क्यारा थी जो मुझे कब से गुस्सा दिला रही थी और मैंने तो बस हल्के से धक्का किया था। क्यारा खुद गिरी है और मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आपको पसंद न हो, प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए। तभी इरा की बात पर बीच में काटते हुए दिव्या जी कहती है, और हम तो तुम्हें बेवकूफ़ दिख रहे हैं जो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। हाँ, कोई तुम्हारा आज का नहीं है, तुम हमेशा से क्यारा को तकलीफ देती आई हो। हम सब जानते हैं कि तुम मेरे बेटे के पीछे कितनी पागल हो। इरा उनकी बात को नाकारना चाहती थी लेकिन वो भी जानती थी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। नूतन जी क्यारा के पास चली जाती है जो अब वही सोफे पर बैठी थी। इरा भी नूतन जी के पास जाने के लिए आगे बढ़ती ही है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो देखती है कि कोई और नहीं ईशान है जिसने उसका हाथ पकड़ा है। ईशान इरा का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए ले जाने लगता है क्योंकि अब उसे यहाँ पर कोई और तमाशा नहीं चाहिए था। इरा ईशान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है लेकिन ईशान उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था और जब वो विला के गेट के पास पहुंचता है तब इरा का हाथ छोड़ देता है और इरा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ऐ सब करने से मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम और भी खुद को मेरी नज़रों में गिरा रही हो और मैंने कितनी बार कहा है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। और बिना इरा की कोई बात सुने गेट को बंद कर देता है। ईशान उसी गेट के पास खड़ा खुद से कहता है, इरा तुम ऐसी क्यों नहीं हो जो पहले हुआ करती थी? तुम्हें दूसरों को तकलीफ देना क्यों इतना पसंद है? काश तुम अब भी मेरी बेबी डॉल होती। ईशान के कहते ही उसकी एक आंख से आंसू की एक बूंद टपक जाती है। इधर इरा उसी गेट के पास खड़ी रो रही थी। कहने को तो वो काफ़ी स्ट्रांग थी लेकिन अपने जीवन के दो सबसे इम्पोर्टेंट पसंद के मुंह से खुद के लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर खुद रोक नहीं सकी और वहीं पर बैठकर रोने लगती है और रोते हुए ही कहती है, क्यों किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है? क्यों सभी को मैं ही गलत लगती हूँ? आज तो बड़ी मोम ने भी कह दिया कि वो उन्हें मुझ पर शर्म आ रही है और मुझे अपनी बेटी नहीं मानती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इरा काफ़ी देर तक वही रहती है लेकिन फिर खुद को संभाले हुए खड़ी होती है और एक नज़र आहूजा मैंशन को देख चली जाती है। रात का वक्त इरा अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। तभी उन सबको विंग कंपनी की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसके हिसाब से आज उन्हें एक मिशन मिला था। मिशन में उन्हें कुछ लोकेशन दिए गए थे जहां से उन्हें कुछ इनलीगल काम कर रहे लोगों को पकड़ना था और यह काम मून ग्रुप के मेंबर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, इसलिए वो सभी अलग अलग होकर वहां से जाने का फैसला लेते हैं। चैप्टर 59 बच्चे को बचाना फ्लैशबैक कंटिन्यू। इरा भी अपनी बाइक लेके उस लोकेशन की तरफ बढ़ जाती है जो उसे मिली थी। कुछ देर बाद इरा एक गांव जैसे दिखने वाले जगह पर पहुंचती है जहां पर कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान बने थे और रात होने के कारण जैसे हर गांव में होता है वहां भी लगभग सभी सो रहे थे। इरा को उस गांव में अभी तक कोई भी नहीं दिखा था, इसलिए एक बार फिर इरा अपने लोकेशन की तरफ देखती है जहां उसे लेफ्ट मुड़ने को कहा जा रहा था। इरा उस तरफ देखती है जहां एक कच्ची रोड थी और एक ही स्ट्रीट लाइट लगी थी जिस कारण वहां लगभग अंधेरा था, बस कुछ जगह पर रोशनी नजर आ रही थी। क्योंकि ये रात का वक्त था इसलिए इरा कोई शोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने बाइक को साइड में पार्क कर उस कच्ची रोड की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर पर चलने के बाद उसे कुछ लोगों की आवाज़ आने लगती है, इसलिए वो उसी दिशा की तरफ बढ़ जाती है जहां से आवाज़ आ रही थी। इरा देखती है कि वहां लगभग 7 से 8 लोग एक घर में बैठे हुए थे। उन लोगों के आसपास कई सारी शराब की बोतल थी, कुछ भारी तो कुछ खाली, साथ में वहां चिकन भी रखा गया था जिसे वो लोग कुछ कुछ देर पर खा रहे और आपस में बात कर रहे थे। इरा हल्के से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन तभी उसका पैर एक खाली शराब के बोतल से लग जाता है जिससे आवाज़ हो जाती है, जिसे सुन वो सारे आदमी उस आवाज़ की तरफ देखते हैं और एक नकाब पोश को देख वो जल्दी से खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी गन निकल कर इरा पर तान देते हैं और धमकी भरे लहजे में पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जल्दी बताओ वरना तुम्हें मारने में हमें एक पल भी नहीं लगेगा। इरा को उनकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो शांति से उन सब की तरफ देख रही थी। इरा गौर से उन लोगों के वेशभूषा, बोलने का तरीका, ये सब नोटिस कर रही थी ताकि जान सके वो लोग किस तरफ के क्रिमिनल है। उस नकाबपोश को अपने सवाल का जवाब न देते देख वो सारे लोग पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनमें से एक इरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मारने का बहुत शौक है, इसलिए तो आए हो।
इतना कह अपने दूसरे हाथ से इरा की तरफ मारने के लिए एक पंच उठता है और इरा को मार देता है, लेकिन इरा को इससे कोई परेशानी नहीं होती। वो एक हाथ से उससे हाथ को पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उसके जबड़े में एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो आदमी दूर जाके गिरता है, जिसे देख वहां खड़े बाकी के आदमी जल्दी से इरा पर अपनी गन से फायर करते हैं, लेकिन इरा काफ़ी तेज थी। वो उनके गन के रेंज से हटाते हुए एक एक कर सभी को मारने लगती है। कुछ देर बाद इरा उसी घर में एक छोटी सी चेयर पर बैठी थी और उसके पास उन्हीं में से किसी एक गन था जिसे वो अपने हाथ में रखे देख रही थी, और वही जमीन पर वो सारे आदमी घायल हालत में डरे सहमे इरा को देख रहे थे। उन्हें इरा में साक्षात यमराज नजर आ रहे थे। इरा अपनी खतरनाक आवाज में उन सभी से कहती है, तुम लोगों को मरना तो वैसे भी है, बस फर्क इतना है मेरे हाथ से मरोगे तो यमराज द्वारा दिया जाने वाला दंड तुम्हें मारने से पहले ही मिल जाएंगे, या तुम मेरे लोगों द्वारा मारे गए तो एक पल में मौत मिल जाएगी। लेकिन अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें नहीं मरूंगी। तो बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? इरा की इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर ही वो सारे लोग डर से कंपने लगते हैं। उनके मुंह से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, जिसे देख इरा उनमें से एक आदमी के बालों को पकड़ उसका सर वही दीवार से लगा देती है, जिससे उस आदमी के सर से खून की धार बहने लगाती है, जिसे देख वो सारे लोग और भी डर जाते हैं, यहाँ तक एक आदमी रोने भी लगता है। इरा उन सब की आवाज़ सुन इरिटेट हो जाती है और काफ़ी तेज आवाज़ में सभी को चुप रहने को कहती है, और एक बार फिर वही सवाल करती है, जिसे सुन उनमें से एक आदमी जिसका नाम मिठू था वो कहता है, हाँ हम आपके हर सवाल का जवाब दे देंगे, लेकिन प्लीज़ हमें मत मारिए। इरा मिठू की बात सुन कहती है, ये तो तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करता है, अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगी। फिर इरा उनसे अपने सवाल पूछती है, जिनका जवाब वो सारे लोग दे देते हैं। कुछ देर तक उन लोगों के साथ और कुछ पूछने के बाद इरा अपने गॉड को बुलाती है और उन सभी को लेकर जाने को बोलती है जो उसके साथ थे, बस इसलिए कि अगर इरा की कभी उनकी ज़रूरत पड़ गई तो वो अपने लीडर की हेल्प कर सके। इरा भी वहां से निकल ही रही थी, तभी उसे कुछ दूरी पर कुछ हलचल महसूस करती है, इसलिए वो वापस जाने की जगह उस दिशा की तरफ बढ़ जाती है जहां पर हलचल हो रही थी। वही काफी सारे लोग रात के अंधेरे में छोटे छोटे बेहोश बच्चों को वही खड़ी ट्रक में चढ़ा रहा थे। इरा उन्हें देख समझ जाती है कि वो सारे बच्चों के समग्र है। इरा वहां जाना चाहती थी, लेकिन वहां काफ़ी सारे लोग थे और उनके पास बहुत ही एडवांस टेक्निक के वेपन थे। अगर इरा की टीम यहां होती तो फिर भी इरा उन बच्चों को बचा सकती थी, लेकिन फिलहाल वो अभी यहां अकेली थी, इसलिए वो अपने टीम मेंबर को सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसका सिग्नल जा ही नहीं रहा है, जिसे वो समझ जाती है जरूर वहां पर कहीं सिग्नल जैमर लगा होगा और ये काम उन्हीं समग्र का होगा कि अगर कोई वहां आ भी जाए तो वो किसी को इन्फॉर्म न कर सके। इरा पास में ही छुपकर उन लोगों पर नज़र रखने का फैसला करती है, क्योंकि वो वहां से जा तो सकती नहीं थी, इसलिए अभी बस वो वही खड़ी किसी मौके की तलाश में थी। इरा उन लोग को देख ही रही थी, तभी उन बच्चों में से एक बच्चा जो लगभग 4 साल का होगा अपनी बेहोशी से बाहर आ गया था और उन गुंडों को देख रोने लगा था। इरा भी उस बच्चे को देखती है जो बहुत ही क्यूट था और रोने की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे। इरा को उस बच्चे को यूं रोता देख अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिलहाल वहां नहीं जा सकती थी। वहां मौजूद गुंडे जब उस क्यूट बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं, उनमें से एक आदमी उन बच्चे के पास जाता है और उसे उसके कॉलर से पकड़ उठा लेता है और उस बच्चे तो डराते हुए कहता है, ये चुप हो जा वरना तुझे सामने देख रहा है उस जंगल में फेंक दूंगा। बच्चा उस आदमी की बात सुन कुछ पल के लिए तो चुप हो जाता है, लेकिन फिर और भी जोर से रोने लगता है। वो आदमी अपने कान में ऊंगली कर चिल्लाते हुए उस बच्चे को चुप होने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा चुप होने की जगह और भी तेज रोने लगता है, जिससे इरिटेट होकर वो आदमी उस बच्चे के गाल पर एक तेज थप्पड़ मार देता है, जिससे बच्चा नीचे गिर जाता है। साथ ही उसके बॉडी ने नीचे रखे टुकड़ों से चोट आ जाती है, जिससे खून निकलने लगता है, जिसे देख वो बच्चा फिर से रोने लगता है। वो आदमी अब पूरी तरह से गुस्से में लग रहा था, इसलिए वो नीचे पड़े बच्चे को उठाकर फिर से उसे मारने ही वाला था कि तभी कोई उसके हाथ को पकड़ बच्चे को अपने पास खींचता है और उस आदमी के दूसरे हाथ को पकड़कर मोड़ने के साथ उसे तोड़ देता। इरा वो आदमी अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसे सुन वहां खड़े बाकी के लोगों का ध्यान वहां जाता है। इरा उस बच्चे को अपने सीने से लगा गुस्से से दर्द से चिल्लाते आदमी को देख रही थी। वो काफ़ी देर से उस आदमी का बच्चे पर चिल्लाना और मरना देख रही थी और जब उसे लास्ट में बर्दाश्त नहीं हुआ तब वो यहाँ आ गई।
इरा अपना एक पैर उठाकर पूरे ताकत से उस इंसान के प्राइवेट पार्ट में मरती है, जिससे वो इंसान उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वही बेहोश हो जाता है। ये सब बस कुछ ही सेकंड में हुआ था, इसलिए कोई और गुंडे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन अपने होश में आने के बाद सभी गुंडे इरा की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देख इरा उस बच्चे को वहीं पर खड़ा कर खुद को उन लोग से लड़ने के लिए तैयार कर लेती है। वो उन सबको अच्छे से संभाल रही थी जब तक कि उनमें से एक आदमी ने अपने पास से हथियार, जो थोड़ा सा हंटर की तरह लग रहा था, जिसमें हर तरफ कुछ नुकीली चीज लगी थी जो किसी भी इंसान के बॉडी को चिर सकती थी। हंटर वाला आदमी अपने हंटर से इरा पर वार करता है। वही इरा पहले से ही दो लोगों को रोक रही थी और उस हंटर जैसे हथियार को अपने तरफ आता देख जल्दी से उन दोनों आदमी को खुद से दूर धकेलती है और उस हंटर को पकड़ लेती है। लेकिन उस हंटर के पकड़ते ही इरा के मुंह से एक आह निकल जाती है, क्योंकि इरा के हाथ में उन हंटर लगी कील चुभ गई थी। कील के चुभने पर भी इरा उस हंटर को नहीं छोड़ती, बल्कि उसी हंटर को अपने तरफ खींचते हुए उस आदमी का गला पकड़ लेती है और उसे वही जान से मार देती है और उसका हंटर छीन लेती है और उसी से बाकी के लोगों को मारने लगती है। इरा उन लोग को मार ही रही थी, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुन उसे समझते देर नहीं लगती कि ये आवाज़ उसी बच्चे की है जिसे उसने अभी कुछ देर पहले बचाया था। इरा पीछे मुड़कर वहां देखती है जहां उसने बच्चे को रखा था, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। तभी एक बार फिर उसी बच्चे की आवाज़ आती है। इरा उस आवाज़ के दिशा में देखती है जहां एक मोटा आदमी अपने हाथों में एक धारदार चाकू से उस बच्चे के हाथ में छेद कर रहा था, जिससे उस बच्चे की चीख निकल रही थी, जिसे देख इरा को और भी गुस्सा आता है और इरा उधर बढ़ने लगती है, जिसे देख वो मोटा आदमी चाकू को बच्चे के गले पर रख इरा को रोकते हुए कहता है, वही रुक जाओ वरना मुझे इस बच्चे को मारने में एक पल भी नहीं लगेगा। उस मोटे आदमी की बात सुन इरा वही रुक जाती है, क्योंकि वो मोटा आदमी सच में उस बच्चे को मार सकता था और इरा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इरा उस आदमी से कहती है, ठीक है मैं कुछ नहीं कर रही, अब उसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो मोटा आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हें मैं क्या बेवकूफ़ नज़र आ रहा हूँ जो तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ दूंगा तक तुम मुझे मार सको, इसलिए चुपचाप से उस हंटर को खुद से दूर फेंको और अपने घुटनों पर बैठ जाओ, वरना न तो तुम्हारे लिए और नहीं इस बच्चे के अच्छा होगा। इरा को मजबूरी में वही करना पड़ रहा था जो वो मोटा आदमी कह रहा था, और जैसे ही इरा अपने घुटनों पर बैठती है कोई एक चाकू उसके पीठ पर मरता है। चैप्टर 60 हकीकत इरा की पीठ पर एक गुंडा चाकू मार देता है। क्योंकि ये काफ़ी तेजी से हुआ था, इसलिए इरा इसे रोक नहीं पाती और वो चाकू इरा को लग जाता है। तभी और भी क्यों सारे हथियार से उस पर वार होने लगते हैं। इरा चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोटा आदमी अभी भी उस बच्चे पर अपनी पकड़ बनाए रखा था। इरा को यूं बेबस देखकर बाकी के गुंडे इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए एक हाथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वहां पर काफ़ी सारे लोगों की आने की आवाज़ आने लगती है। कुछ ही देर में वहां पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। इरा भी उन लोगों को देखती है, जिसे देख उसे पता चल जाता है ये सभी लोग डीमंस ग्रुप के हैं, क्योंकि उनके कपड़ों पर डीमंस का लोगो लगा था। डीमंस ग्रुप को यहां आने के लिए कहा गया था क्योंकि उन्हें पता चला था कि यहां बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है। कुछ ही देर में डीमंस ग्रुप के मैन मेंबर आ जाते हैं और उनकी नज़र डार्क मून पर पड़ती है, जिसके बॉडी से लगातार खून बह रहा था। इसलिए वो लोग इरा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वही मोटा आदमी जो कि इतने सारे लोगों को देख पहले ही घबरा गया था, वो उसी बच्चे को अपनी ढाल बनाते हुए उन सबको अपनी जगह पर रुकने को कहता है, जिससे सभी को वही रुकना पड़ता है। इरा देखती है उस मोटे आदमी का ध्यान उस पर नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो जल्दी से खड़ी होती और एक लात सीधा उस मोटे के पेट पर मारती है और फिर से एक बार उस बच्चे को बचा लेती है। इधर डीमंस ग्रुप इसी बात का फ़ायदा उठा बाकी के गुंडों को मारने लगते हैं। इरा का काफ़ी खून बह गया था, इसलिए उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी उस बच्चे को संभाले उसके पास आने वाली सभी गुंडों को मार रही थी। इधर डीमंस ग्रुप को लग रहा था कि बस इतने ही गुंडे हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि वही मौजूद किसी गुंडे ने एक सिग्नल भेजकर कई सारे और भी लोगों को वहां बजा लिया था, और इस बार उनके साथ उनका मैन लीडर भी था। डीमंस ग्रुप और उन गुंडों के बीच लड़ाई चल रही थी, जिसमें दोनों ग्रुप के लोग मर रहे थे। उन गुंडों का लीडर्स ये देख पा रहा था कि वो हार रहा है, तभी उसका ध्यान इरा और उस बच्चों पर जाता है जो बिल्कुल अकेले है, और इरा भी काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। इसलिए वो लीडर सबसे छुपते हुए इरा के पास जाता है और इरा को उसके पीछे से गले से पकड़ लेता है और डीमंस ग्रुप से कहता है,
रुक जाओ सभी वरना इन दोनों को मैं अभी मार दूंगा। उसकी बात सुन सभी रुक जाते हैं। गुंडों का लीडर्स इरा के चेहरे से उसका मास्क उतार कर फेंक देता है और उसके सर पर अपनी गन रख डीमंस ग्रुप के सभी लोगों को पीछे होने के लिए कहता है। और यहाँ डीमंस ग्रुप के लीडर्स डाकमून के रूप में इरा को देख हैरान थे, जिसकी वजह से वो लीडर्स की बात पर ध्यान नहीं देते, जिसे देख वो लीडर्स अपने हाथों का दबाव इरा के गर्दन पर बढ़ा देता है, जिससे इरा को लगभग बेहोशी की हालत में थी उसकी आह निकल जाती है, साथ ही वो हल्की सी अपने होश में आने लगती है। किंग इरा को दर्द में देख जल्दी से अपने आदमी को पीछे होने के लिए कहता है, लेकिन खुद वहीं पर रहता है। लीडर किंग को पीछे न जाता देख उसे धमकते हुए कहता है, अबे क्या तुम बहरे हो, तू भी पीछे हट वरना ये लड़की आज मेरे हाथों से मेरी जाएगी। किंग उसकी बात सुन उससे अपने डार्क वॉइस में कहता है, उसे छोड़ दे, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा, छोड़ उसे। अंत तक आते किंग लगभग चिल्लाने लगता है और अपने हाथ में पकड़ी गन को काफी तेजी से घुमाते हुए गुंडों के लीडर्स पर फेंकता है, जिससे उस गुंडे की पकड़ इरा से छूट जाती है। क्योंकि अभी इरा हल्की बेहोशी में थी इसलिए वो इस झटके से गिरने लगती है। किंग दौड़ते हुए इरा के पास पहुंचता है और उसके गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है और उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, इरा अपनी आंखें मत बंद करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इरा भी हल्की बेहोशी में थी इसलिए उसे किंग की बस आधी बात समझ आ रही थी, लेकिन तभी उसे गन शॉट की आवाज़ आती है जिसके साथ ही इरा पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। 3 दिनों बाद इरा इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर थी। वो 3 दिन से बेहोश थी क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि जिस चीज़ से इरा पर वार हुआ था उसमें किसी प्रकार का केमिकल लगा हुआ था जिससे लोग धीरे धीरे पैरालिसिस हो जाते हैं, लेकिन इरा का वक्त पर इलाज होने के कारण वो ठीक थी, लेकिन 3 दिन तक बेहोश थी। इरा ठीक होने के बाद किंग के बारे में पता करती है, जिससे उसे पता चलता है उसे बचाने में एक गोली उसके दिल के पास लगी थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा इरा को कभी नहीं था, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद डीमंस ग्रुप के बाकी के मेंबर भी लापता हो गए। इरा अपने डिस्चार्ज के बाद कई बार ईशान से मिली, लेकिन इस बार ईशान का रवैया पहले से भी ज़्यादा बुरा था उसके साथ, और उसी समय उसे पता चला था कि क्यारा प्रेग्नेंट है, और उसी टाइम के आसपास उसके दोस्तों को भी मार दिया गया था और उसकी दी भी गायब हो गई। इरा इन्हीं सब में उलझी थी जिस कारण वो कभी भी डीमंस ग्रुप के बारे कुछ जानने की कोशिश नहीं की और लास्ट में उसे मार दिया गया। प्रेजेंट टाइम इरा को अब सारा माजरा समझ आ रहा था। वो ये बात समझ गई थी कि उसे मारने वाला रियल ईशान नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि उसका प्यार फिर से आ जाएगा। भले ही ईशान ने उसे मारा नहीं था, लेकिन तकलीफ तो दी ही थी। इरा अपने माइंड से इन सभी चीज़ों को हटाकर सोने चली जाती है। मॉर्निंग रात के 3 बजे ईशान का रूम। आज फिर ईशान पहले की तरह वही सपना देख रहा था जो उसे हमेशा आती थी। सपने में ईशान उसी ब्लैक रूम में था जहां वो हमेशा अपने सपनों में होता था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुन वो घबराकर खड़ा हो जाता है और उस अंधेरे में गुप्त कमरे में टहलने लगता है और खुद से कहता है, क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो मुझे कुछ भी खुद के बारे में याद नहीं है और कुछ दिनों से हर दिन किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसे सुन पता नहीं, लेकिन मेरा दिल ऐसा लगता है जैसे 1000 टुकड़ों में टूट रहा है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है जो उसी लड़की से कुछ कह रहा था और फिर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजाराते हैं, लेकिन टाइम के साथ उस लड़की की चीख बंद होती जाती है। लेकिन ईशान समझ रहा था अभी वो लड़की पहले से भी ज़्यादा तकलीफ में थी, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके शरीर पर सिवाय हड्डी के कुछ नहीं बचा था, उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो कुछ देर भी खड़ा रह सके। कुछ दिनों के बाद उसे फिर से कुछ लोगों के आने की आवाज़ आती है, लेकिन इस बार पहले से भी ज़्यादा लोगों की आवाज़ आती है और कुछ देर बाद कुछ गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसके साथ ही सब कुछ शांत हो जाता है। ईशान कुछ देर इंतज़ार करता है, तभी उसके रूम का कोई गेट ओपन करता है, लेकिन अचानक रोशनी होने की वजह से उसे कुछ नज़र नहीं आता और इसी के साथ ईशान की नींद खुल जाती है। ईशान अपने चेहरे से अपना पसीना पोंछते हुए खुद से कहता है, क्या है इन सपनों को राज? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं जो मेरे साथ सपनों में होता है। पता नहीं कौन सी दुनिया की चीज़ें मेरे माइंड में आती जाती है। इनता कह हमेशा की तरह आज फिर ईशान अपना गिटार जिसे वो साथ लाया था उसे बजाने लगता है, साथ में एक गाना भी गाता है। वो रंग भी क्या रंग है मिलता न जो तेरे होंठ के रंग से हुबाहू, वो खुशबू क्या खुशबू तेरे ना जो तेरी सांवरी जुल्फ के रूबरू।
तेरे आगे ये दुनिया है पक्की सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी, अब ये जाहिर सारेआम है, ऐलान है। इरा जो कुछ देर पहले ही सोने आई थी, वो किसी के गाने की आवाज़ सुन उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है ये आवाज़ उसके बालकोनी से आ रही है, इसलिए वो भी वहाँ चली जाती है। इरा को वहाँ ईशान दिखता है, जिसका रूम ठीक उसके बगल वाला रूम था। वो अपने हाथ में गिटार पकड़े आंखों को बंद किया गाना गा रहा था, जिसे इरा भी वही खड़ी सुन रही थी। जब तक जहाँ मैं सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहाँ मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। उलझन भी हूँ तेरी उलझन का हाल भी हूँ मैं, थोड़ा सा जिद्दी हूँ थोड़ा पागल भी हूँ मैं। बरखा बिजली बादल झूठे झूठे फूलों की सौगात, सच्ची तू है सच्चा मैं हूँ सच्ची अपने दिल की बातें। दस्तखत हाथों से हाथों पर कर दे तू, ना कर आंखों पे पलकों के पर्दे तू, क्या ये इतना बड़ा काम है, ऐलान है। जब तक जहाँ मैं सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहाँ मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। इरा कभी देर तक वही खड़ी रहती है, लेकिन फिर वो अपने होश में आती है और रूम में चली जाती है। और उसी वक्त ईशान अपनी आंखें खोलता है और इरा की बालकोनी की तरफ देखता है। भले ही ईशान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उसे इरा की मौजूदगी पता चल गई थी। इरा अपने रूम में आके खुद से कहती है, ये क्या कर रही है इरा, इस बार बस तुझे तेरे दुश्मनों पर ध्यान देना है, न कि किसी भी और चीज़ पर। जितना हो सके तू उससे दूर रहेगी। इधर ईशान भी अपने रूम में आ गया था और खुद से कहता है, चाहे जो हो जाए बेबी डॉल, तुम्हें तो आना मेरे पास ही है। अगली सुबह बेली को होश आ गया था, इसलिए वो सभी अब वापस इंडिया जाने का फैसला करते हैं। अब जो भी उन्हें करना था वो इंडिया में ही करेंगे। इंडिया में कबीर इस वक्त अपने ऑफिस में था, लेकिन काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसके सामने कुछ तस्वीर थी जिसमें कृष्णा और निर्भय दोनों साथ में थे। उन दोनों की अलग अलग तस्वीर थी और ये सब खुद कृष्णा ने ही भेजी थी। साथ में एक मैसेज भी था, मिस्टर आहूजा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पिक्चर पसंद आएंगी। वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन पिक्चर में मेरे साथ कौन है, लेकिन मैं खुद अच्छे से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरे साथ जो है वो मेरा बॉयफ्रेंड निर्भय सिंह है, जिससे मैंने अपने लिए चुना है। तो बस मुझे आपसे यही आशा है कि आप अपनी वाइफ को उसकी खुशी के लिए डाइवोर्स दे दे। आखिर आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, वरना मैं और क्या क्या करूँगी इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कबीर मैसेज को पढ़कर गुस्से से अपना फ़ोन फेंक देता है और अपने दांत पिसते हुए कहता है, वाइफी ये तुमने सही नहीं किया, तुम्हें मैं किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता, और तुम यहाँ किसी और के साथ घूम रही हो जिसका हर्जाना तो तुम्हें और तुम्हारे उस फेक बॉयफ्रेंड को देना ही पड़ेगा।